हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमारा बच्चों चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, इसमें हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं बच्चों। दूसरे लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। पहले टॉपिक का नाम था लैंड रिफॉर्म और दूसरे वाले टॉपिक का नाम था रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे हमारे हैं, मैं आपको बता रहा था। अब ठीक है, सब कुछ अब करते हैं कंटिन्यू। आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है पहले आप वो देख लें, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ कि अब हमें तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ना है आगे। और ये चैप्टर बच्चों आज कंप्लीट हो जाएगा थर्ड लेक्चर में आपका। ठीक है, ये देखें आप, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रहे हैं आपको। चैप्टर ऑफ यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। टॉपिक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टॉपिक नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। हमें कहां से और पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है इसमें टॉपिक 6। टॉपिक 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टॉपिक 7 ट्रेड पॉलिसी, जिसको आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कह सकते हैं या फॉरेन ट्रेड से रिगार्डिंग। तो हम ये टॉपिक नंबर 6 निकालते हैं यहाँ से पहले और फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं। ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ मेरी बात को ध्यान। कोई भी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या कोई पुअर नेशन, अगर बच्चों वो डेवलप करना चाहता है तो उसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल का मतलब वहां पे आपको सरवाइव करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना एग्रीकल्चर में कभी कभी हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस के हमने बहुत सारे कारण पढ़े थे। तो एग्रीकल्चर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो एक्सेस लेबर फोर्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हम क्यों ना वहां से उठा के इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें और वहां पे उसे एम्प्लॉय करें। तो ये मेन पर्पज इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है। अब उस टाइम पर क्या होता था? पहले के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर बच्चों बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। हमने पढ़ा था कि जूट इंडस्ट्री थी। उसके बाद अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी लिमिटेड थी हमारे पास। हाँ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो एक जमशेदपुर में था और एक कोलकाता में था। तो वो भी आपका लिमिटेड था। उतनी ज्यादा इंडस्ट्री हमारे पास आयरन स्टील की नहीं थी। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आपके पास वहां पे ज्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं थे। टाटा बिरला दो मेन थे, उनके अलावा और कोई एंटरप्रेन्योर हमारे पास ज्यादा नहीं थे। तो बच्चों वो क्या कि पब्लिक सेक्टर का रोल फिर यहाँ पे देखा गया। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है ना, वो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पढ़ना है। उससे पहले हम ये दो लाइनें जो मैंने आपको बताई वो रीड कर लेते हैं। पहला, economists have found that poor nation can progress only if they have a good industrial sector। जो एक पोअर नेशन है वो प्रोग्रेस आपका तभी कर सकता है जब आपके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो एग्रीकल्चर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, यस सर, क्लियर है। इसके बाद अगला बुलेट, it promotes modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plan places a lot of emphasis on industrial development। इसी की वजह से जो 5 year plan थे उसमें ज्यादा फोकस और ज्यादा ध्यान दिया गया था आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। क्लियर है ये बात? अब आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये समझना है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको पब्लिक सेक्टर का रोल समझना है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। मतलब पब्लिक सेक्टर होता क्या है पहले तो हम ये समझें। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? हम समझे पब्लिक सेक्टर होता है बच्चों ओन्ड बाय स्टेट। ओन्ड बाय स्टेट का मतलब जहां पे भारत सरकार का कंट्रोल होता है।
या सरकारी उपक्रम जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, तो ये आपके पब्लिक सेक्टर होते हैं। तो हमें ये समझना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का आखिर क्या रोल था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का आखिर क्या रोल था, वो रोल हमें यहाँ पे समझना है। तो वो रोल समझने के लिए पहला पॉइंट क्या था आप देखिए। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं लैक ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सही बात इन्होंने बोली कि जो प्राइवेट सेक्टर था, मैंने अभी आपको बताया, वो लिमिटेड था, टाटा और बिरला, और उनके पास इतना पैसा उस टाइम पर नहीं कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो जब फंड्स नहीं होगा तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? तो सरकार को आगे आना पड़ा और गवर्नमेंट ने फिर पब्लिक सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। तो उसने इससे क्या करा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई। जैसे आपने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम सुने होंगे, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हो सकता है कुछ टाइम में बिक जाए, एयर इंडिया, ठीक है ना, आपका BPCL, ये बिक चुका है शायद, और भी बहुत सारी कंपनियां आपने सुनी होंगी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो ये सरकारी कंपनियां होती हैं। तो सरकारी रोल हम पढ़ रहे हैं। पहला तो लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं था कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और सरकार को फिर आगे आना पड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सरकार ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है यहाँ पर। ठीक, पहला पॉइंट हम रीड करें यहाँ पे। Indian industrialists did not have the sufficient capital to undertake investment in industrial venture. उनके पास sufficient capital नहीं है development of the economy. And दूसरा बोल, because of lack of capital investment by the private entrepreneur, government had to undertake capital investment through public sector undertaking. ये बात ध्यान से सुनो। PSU मैंने अभी आपको बताया, ये सरकारी कंपनियां होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी सरकारी कंपनियां होती हैं। तो PSU के थ्रू गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा करना, क्या स्टार्ट करा? इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। क्लियर है आपका? दूसरा है लैक ऑफ इंसेंटिव। ये लैक ऑफ इंसेंटिव का क्या मतलब है यहाँ पे? लैक ऑफ इंसेंटिव का मतलब है बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसे ये लग रहा है कि पैसा अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं है मार्केट में। क्या पता, डिमांड भी तो होनी चाहिए ना। तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो हम बना के क्या करेंगे? तो जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं है और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये तो हमारे लिए लॉस वाली प्रॉब्लम हो गई ना, लॉस सिचुएशन हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए एक अच्छा इंसेंटिव नहीं होता था प्राइवेट सेक्टर के पास, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से घबराते थे या डरते थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना पड़ता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चे, देखिए इसको। हाँ, लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव। The Indian market was not only big enough to encourage industrialists to undertake a major project. उतना बड़ा मार्केट नहीं था बच्चे। If they had the capital to do so, चाहे भले ही उनके पास कैपिटल था लेकिन फिर भी मार्केट उतना बड़ा नहीं था तो वो पैसा लगाना नहीं चाहते थे। There was low level of aggregate demand because of limited size of market. In simple words, there was no inducement to invest because of low profitability. Profitability कम होने की वजह से वो इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहते थे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन है, सोशल जस्टिस। आपने देखा होगा बच्चों, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आ गया तो वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा, तो सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं क्या होगा, पीछे रह जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया कोविड के लिए, तो फ्री वैक्सीनेशन क्यों? क्योंकि हर आपको वैक्सीन मिल सके, सोशल जस्टिस का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। लेकिन क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते, आप कह रहे हो मुझे 4 घंटे 5 घंटे नहीं लगना लाइन में, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि आप प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हो सकता है वहां लाइन में ना लगना पड़े आपको, या लगना भी पड़ सकता है, क्या पता। ठीक, और वहां पे आपको 1000 1500 2000 रुपए उसके लिए पे करने पड़ेंगे। तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर, यही हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने पढ़ा था, बेस्ड ऑन इनकम और बेस्ड ऑन नीड्स वाला, वही चीज होती है। तो सोशल जस्टिस भी गवर्नमेंट को पूरा करना था, इसलिए सरकार ने कदम रखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने खुद के कैपिटल का।
यहाँ देखेंगे सोशल जस्टिस के बारे में क्या लिखा है। हाँ, social justice. The decision to develop the Indian economy on socialist line led to the policy of the state controlling the commanding heights of the economy as the second 5-year plan puts it. Second plan में इसके बारे में उन्होंने बता दिया था. And the objective of socialist pattern of society could be achieved only through direct participation of the government. और ये तभी हो पाएगा जब बच्चे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं. कंक्लूजन अगर हम बात करें, दिस मींस दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्री दैट वर विटल फॉर द इकोनॉमी. मतलब वो वाली इंडस्ट्री जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उन पे सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होना जरूरी है. The policy of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the path. तो मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, उनको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के लिए जरूरी होती है. इसके लिए बच्चों इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया. इसके लिए क्या बनाया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया गया. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं. पहला एलिमेंट है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ये आप मुझे सुनेंगे ध्यान से तो आपको बड़े ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है जिसमें आपके कई सारे इश्यूज होते हैं जो कंट्री के साथ जुड़े हुए होते हैं इंडस्ट्री के. तो इसके लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया. इसका पहला एलिमेंट है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. बच्चों, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या बात हो रही है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया है. शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी. शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री होंगी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट. स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट मतलब भारत सरकार. 17 इंडस्ट्री लाइक आर्म्स, एम्युनिशन एटसेट्रा. मतलब आपकी इस तरीके एटॉमिक एनर्जी वगैरह ये सारी इंडस्ट्रियां आपकी हो सकती हैं जिसपे भारत सरकार का सीधे सीधे राइट होगा. ये शेड्यूल ए में होगी. बात समझ आ गई? इसके बाद आपका शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री होंगी प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट एंड कॉम्प्लीमेंट करेगा प्राइवेट सेक्टर. मतलब ऐसी इंडस्ट्रियां जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी लेकिन कंट्रोल उसमें स्टेट का भी होगा और दोनों मिलकर साथ साथ चलेंगे. तो प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें आपका जैसे एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. ठीक है, एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी इंडस्ट्री आपकी इसके अंदर आ जाएगी. क्लियर? अच्छा, तीसरा शेड्यूल क्या है सर? बाकी बची इंडस्ट्री. तो जो रिमेनिंग इंडस्ट्री है वो ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर होंगी लेकिन थ्रू लाइसेंसिंग. थ्रू लाइसेंसिंग का मतलब सरकार कंट्रोल उन पे भी रखेगी. मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है थोड़ी आपसे खोल ली जाके, ठीक, सरकार आपको लाइसेंस देगी तब आपको इंडस्ट्री चलाओगी. ठीक, मतलब गवर्नमेंट का ओन्ड नहीं होगा उस पर, बस आप इतना समझो. तो जो शेड्यूल ए है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, मतलब बहुत ज्यादा विटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उस पर भारत सरकार ने खुद का ही अधिकार रखा हुआ है. जैसे आर्म्स, एम्युनिशन, असला बारूद, एटॉमिक एनर्जी वगैरह या परमाणु बम वगैरह जैसे आप कहते हो, वो सारी चीजें भारत सरकार के अंडर में होती है. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन पहला एलिमेंट है. इसको एक एक करके रीड करते हैं जल्दी. The first category, Schedule A. The first category, Schedule A. देखो इसमें क्या लिखा है? Comprise industry which would be exclusively owned by state, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, भारत सरकार. This category include 17 industry like atomic energy, arms and ammunition, oil, railway, etc. और भी 17 में और भी नाम होंगे, ये मेन नाम है आपके इधर. And the second, आपका the second category schedule B, जो आपका schedule B है बच्चे, second category है. इसमें देखेंगे आप कौन कौन सी इंडस्ट्री है. Consisted of industry in which the private sector could supplement the effort of the state sector. प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के एफर्ट को सप्लीमेंट करता है विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पांसिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट. और ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? भारत सरकार की. It included 12 industry like fertilizer, machine tools, aluminium, etc. तो इसमें 12
इंडस्ट्री आती है। फिर आपका तीसरी और लास्ट कैटेगरी है इसमें शेड्यूल सी। शेड्यूल सी बच्चे इसमें बची हुई इंडस्ट्री आ जाती है। तो वो बची हुई इंडस्ट्री कौन सी है देखेंगे, consisted of the remaining industry which were to be in the private sector, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। These industry were under control of government through Industrial Development and Regulation Act 1951। सरकार ने इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना रखा है 1951, जिसके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल सी में बाकी बची इंडस्ट्री है लेकिन इन पे कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। पहला एलिमेंट बच्चों आईपीआर का जो है वो 1956 का थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये पहला एलिमेंट है आपका। हम अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें, तो ये आपका है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखिए इसको जरा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है आप सब जानते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है किसी काम को करने की परमिशन सरकार से लेना। उसकी परमिशन के बिना वो काम आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोई काम करेंगे तो आप सरकार से उसकी परमिशन लेंगे, उसको लाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसेंस होगा बच्चों वो तीन चीजों के लिए लिया जा सकता है। एक तो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा भारत सरकार से। अगर आपकी पुरानी इंडस्ट्री आप उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है सर? ये आप लोगों ने पहले बिजनेस स्टडी में कहीं ना कहीं हो सकता है पढ़ा हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों जिस लाइन में आप हो उस लाइन से या किसी दूसरे प्रोडक्ट में आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग कंपनी बच्चों स्टार्टिंग में इनके मोबाइल वगैरह नहीं आते थे। अब सब कुछ मिलता है सैमसंग का, आपको फ्रिज भी मिलेगा, टीवी भी मिलेगा, मोबाइल भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने बनाते हैं सब बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती हैं। तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं ना बच्चों, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना, इसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक, तो लाइसेंस सरकार से आपको लेना पड़ता है। ये आपका दूसरा एलिमेंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो देखें डिटेल में। Although there was a category of industry left to the private sector, जो आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देते ना वो वाली, the sector was kept under state control through a system of license. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लोगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बात? आगे देखिए, दो पॉइंट और हैं। This policy was used for promoting industrialization in backward region। अच्छा, ये जो पॉलिसी है बच्चों वो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए होता है। मैं बताऊंगा अब ये कैसे होता है। It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area। अगर आप अपनी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में लगाना चाहते हो तो लाइसेंस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। अब आप देखिए, इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट और फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन। अगर वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई का मतलब प्रोड्यूसिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ गुड, दिस वाज मेड टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। लेकिन उनको ये इंश्योरेंस देना होगा कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। जितना इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लाइसेंस to expand production was given only if government was convinced that the economy required a larger quantity of goods। ये लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब आप भारत सरकार को ये विश्वास दिला दो कि इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स की जरूरत है, तो इसलिए हम ये वाले गुड्स भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा बैकवर्ड एरिया का क्या था? इंडस्ट्रियल कंसेशन एक बार देख लें, और बैकवर्ड एरिया, ये दोनों जिसमें आपको समझा देते हैं, इंडस्ट्रियल कंसेशन और बैकवर्ड रीजन वाला क्या पॉइंट है। इंडस्ट्रियल कंसेशन पहले आप समझ लें। इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब होता है कि अगर आपने इंडस्ट्री लगाई बैकवर्ड रीजन में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, तो सरकार आपको टैक्स में कुछ छूट दे सकती है। या तो हो सकता है आपसे टैक्स लिया ना जाए कुछ पीरियड तक, 5 साल तक, 10 साल तक। उस जगह पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए वो कम रेट पर प्रोवाइड कराई जाए। ऐसा क्यों, इतना क्यों हम पे करेगी सरकार? क्योंकि उसको पता है ये रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। एक रीजन ज्यादा डेवलप है, एक रीजन कम डेवलप है, तो उसको डेवलप करने के लिए वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, तो तभी वो बराबर पे आ पाएगा। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं दिल्ली हरियाणा, हरियाणा में गुड़गांव भी बच्चों ऐसे ही डेवलप हुआ है। उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है पहले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब यहाँ पे सारी फैक्ट्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं, बिजली सस्ते रेट पे मिलेगी, सरकार आपको हेल्प करेगी,
और ये जो जंगल है, इस जंगल में आप बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना के इसको साइबर सिटी बना दो। तो इस तरीके से बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यूज होता है। इंडस्ट्रियल कंसेशन में वही चीजें, टैक्स में छूट और बाकी चीजें आपको सस्ते रेट पर गवर्नमेंट देती है, जो भी आपको अपनी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होगी। देखिए इंडस्ट्रियल कंसेशन पढ़िए। Though the government had major control over industry, private entrepreneur were offered various industrial concessions. इनको कई सारे इंडस्ट्रियल कंसेशन ऑफर करे जाते हैं। In addition, industrial units were given industrial concessions such as tax benefit, electricity at a lower tariff to encourage establishing their units in the backward region of the country. It was done to promote regional equality. बार-बार कह रहे हैं कि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद हमारा इसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक टॉपिक और है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, इसके बाद एक टॉपिक और है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना बच्चों, ये आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये स्मॉल है ये स्मॉल नहीं है, कैसे पता चलेगा फिर? तो पता लगाने के लिए उसकी स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है, एसेट्स पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा। जो 1950 के टाइम पे बच्चे 5 लाख था और अब उसकी लिमिट 1 करोड़ हो गई है। और कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जहां 1 करोड़ से 5 करोड़ तक आप अपनी लिमिट को रेज कर सकते हो, तो भी आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे छोटे यूनिट होते हैं जहां से एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज और जरूरी चीज है। आप चाइना को देखो, चाइना में देखोगे तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो वेल्थ का कंसेंट्रेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में ना हो, वो थोड़े थोड़े एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्री में अगर बटा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा और इनकम इनइक्वालिटीज भी आपका कम हो जाएगा। जो वेल्थ और इनकम में इनइक्वालिटीज है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा अपने जगह जगह के एरिया में, आप थोड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर में निकल जाए, दिल्ली के पुणे में कोकला साइड में चले जाए, आप सीलमपुर साइड में चले जाए, वहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री लगी मिलेंगी आप, वो होते हैं बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इनकी जो डेफिनेशन है ना, वो मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट का, कि कितना इन्वेस्टमेंट किसी यूनिट में हो रखा है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। देखें यहाँ पे, हाँ पहले 4 बुलेट्स पढ़ ले हम इनके। ठीक है, पहला बुलेट, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड द कार्प कमिटी, नाम याद रखना बच्चों इसका, 1955 में बनी थी, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने देखा कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। ये जो आपका होता है डिफाइंड, ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से होता है डिफाइंड, एंड दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। In 1950, a small scale industry unit was one which invested a maximum of 5 lakh rupees. 1950 के हिसाब से देखें तो 5 लाख रुपए का लिमिट था बच्चों। At present, the maximum investment allowed is rupees 1 करोड़, और आज के टाइम पे ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का लिमिट कितना है, 1 करोड़ रुपए है। इसके बाद आपका however this limit has been raised, आप इसको रेज कर सकते हो 1 से 5 करोड़ in respect of 69 items reserved फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द स्मॉल सेक्टर। 69 आइटम रिजर्व कर रखे हैं सरकार ने, अगर उस आइटम्स में आप डील करते हो तो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को आप रेज कर सकते हो, तब भी आपको स्मॉल स्केल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया आपको, जो पॉइंट याद रखनी है, एक तो कार्प कमेटी बनी थी 1955 में, 1955 था ये रहा आपका कार्प कमेटी, इन्होंने रियलाइज करा था कि ये बहुत जरूरी है। और 1950 में लिमिट कितनी थी, 5 लाख, और अब लिमिट कितनी है प्रेजेंट में, 1 करोड़, और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक रेज कर सकते हैं 69 आइटम जो रिजर्व कर रखे हैं सरकार ने उनसे। ठीक, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि आखिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, आर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, मतलब लेबर इंटेंसिव। क्या है इसका मतलब, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब है यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रियां हैं तो मशीन के मुकाबले लेबर से ज्यादा काम कराया जाता है, तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से रोजगार ज्यादा मिल पाता है लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, आप देखेंगे 100 200 300 400 लोग यहाँ पे आपको काम करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि मशीन से कम काम और लेबर से ज्यादा काम यहाँ पे लिया जाता है। क्लियर है?
तो देखें इसको एक बार, क्या है पॉइंट। हाँ, पढ़ते जाते हैं साथ साथ। The small scale industry are more labor intensive, ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, that is they use more labor than the large scale industry, ठीक है, therefore they generate more employment, तो ये ज्यादा लेबर यूज करते हैं लार्ज के मुकाबले, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एब्जॉर्ब सरप्लस लेबर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो सरप्लस लेबर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग की वजह से। These industry are good for our economy, which is a capital deficient, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों इंडिया में कैपिटल की बहुत कमी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा या पूंजी नहीं है, कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है, एंड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, और हमारी लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इसीलिए हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मंगाना पड़ता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पहला कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद आपका इक्वालिटी ओरिएंटेड, मतलब रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी भी होता है बच्चे, क्योंकि ज्यादातर बैकवर्ड रीजन में ही इसको लगाया जाता है। ज्यादातर कौन से रीजन में इसको लगाया जाता है? बैकवर्ड रीजन में, तो इससे रीजनल इक्वालिटी भी आता है, मतलब एक रीजन दूसरे रीजन के इक्वल पोजीशन पे आने में सक्षम हो जाता है। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो बड़ी इंडस्ट्रियां होती है ना, वो रॉ मटेरियल के सोर्स के करीब होती है, मतलब जहां से उन्हें रॉ मटेरियल कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा वहां पे वो लगती है। The small scale industry are on other hand show locational flexibility because they can be established anywhere without considering the source of raw material etc. ये कहीं पर भी लगाई जा सकती है, and these are distributed over the entire length and breadth of the country, तो ये देश में पूरी जगह पर होती है, एंड इससे इक्वालिटी आपका ओरिएंटेड लीडिंग टू रीजनल इक्वालिटी। जैसे कि मैं अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात करें बच्चों, तो जैसे गुजरात है, तो गुजरात में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियां होंगी, तो वहां ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जहां पे नहीं है वहां कम डेवलपमेंट होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरे देश में होती है, तो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करता है बच्चों। ठीक, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इसके बाद ओरिएंटेड भी है, क्योंकि इनकम इक्वालिटी की बात होती है यहाँ पर। थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत आ रही है। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ? जब आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और जब इनकम बढ़ने लगेगी तो इक्विटी ओरिएंटेड होगा, मतलब हर लोगों को रोजगार मिला है, हर किसी की इनकम बढ़ रही है, हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक फायदा ये भी है यहाँ। पहला बुलेट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होता है एज कंपेयर टू लार्ज। Accordingly, it avoids concentration of economic power. तो यहाँ पे इकोनॉमिक पावर की उतनी जरूरत नहीं होती। Therefore, it promotes interpersonal equality. Small scale industry can utilize small fund more efficiently and generate revenue to their investor. तो इसका मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपने फंड्स को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करती हैं और अपने इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिशें करती हैं और उनके लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं। ये आपके बच्चे कैरेक्टरिस्टिक है SSI के 3, ये आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। अच्छा, एक और जरूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अभी हम आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे, लास्ट टॉपिक हमारा है, उसको अंडरलाइन कर लें। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले ये जो अभी हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ा बच्चों, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी फर्मों से ना इनको बचाना जरूरी है, तो सरकार काफी सारे कानून बना के रखती है जिससे कि इनको बचाया जा सके। जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट का रिजर्वेशन भी करती है सरकार, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होंगे। और वेरियस कंसेशन, इनको कई सारे कंसेशन दिए जाते हैं, जैसे लो रेट पे इनको फंड अवेलेबल करा दिया जाता है, इनको बिजली सस्ते रेट पे दे दी जाती है, कुछ और कई तरीके के इंडस्ट्रियल कंसेशन इनको दिए जाते हैं जिससे कि जो बिग फर्म्स हैं उनसे इनको बचाया जा सके। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना बच्चे खत्म हो जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी होती है और उतने बड़े लेवल पर नहीं होता है, तो गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट के सपोर्ट की इनको बहुत जरूरत होती है। और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो हमने 3 पॉइंट में अभी डिस्कस करा था। टॉपिक नंबर 7 और लास्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या क्या थी इसकी हेडिंग एक बार दोबारा देखें, ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ये आधे पेज का ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जैसे भारत का कई सारे देशों के साथ। अब होता भी है कई बार ऐसा कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करते हैं चीज, ठीक। तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम किसी दूसरे देश से सामान ना मंगा के अपने ही देश में उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब जो चीज हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे वो हम वहां से इंपोर्ट ना करें और हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसे अपनी ही कंट्री में बनाना चालू कर दें। इसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके क्या फायदे होंगे सर? पहला फायदा तो होगा कि फॉरेन डिपेंडेंस नहीं चाहिए हमें। अब मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम डिपेंड नहीं है दूसरी कंट्री। दूसरा फायदा ये होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। सामने वाले को आपका रुपया नहीं चाहिए, तो अपनी होम कंट्री की करेंसी में पेमेंट चाहिए। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, वो बच जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बच जाएगा। ये दो फायदे होंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए पहले यहाँ पहला बुलेट, इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन विटल सेक्टर, India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production. In the first 7 plan, trade was characterized by an inward-looking trade strategy. इसी को बच्चों import substitution कहा जाता है। ठीक, होता क्या है ये? Import substitution refers to a policy of replacement or substitution of import by domestic production. मतलब आप क्या करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो और import को रिप्लेस करो। For example, instead of importing vehicle made in foreign countries, domestic industry would be encouraged to produce them in India itself. हम जो व्हीकल बाहर से मंगाते थे पहले, हम उन्हें बाहर से ना मंगा के अपने ही देश में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो आपका मकसद है ये पूरा हो सके। तो बच्चे होता क्या है कि जब आप बाहर से मंगाते हो ना तो इंपोर्ट करते हो, बहुत सारी ड्यूटी और टैक्स वगैरह लगता है, चीजें महंगी भी हो जाती है। इसके बाद द बेसिक एम, इसका जो बेसिक एम था वो ये था कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सको फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि जो बाहर की इंडस्ट्री है ना, वो जब यहाँ पे अपना सामान देंगे तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म होने का खतरा होगा। और यही तो हुआ था इंडिपेंडेंस, हमने पढ़ा था ना ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटेन अपनी मशीन मेड गुड्स इंडिया में बेचता था और हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स इतने ज्यादा महंगे होते थे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बचाना है। And the policy of import substitution can serve two definite objective. वही दो definite, आपका saving of precious foreign exchange, मैंने आपको बताया आपको foreign exchange बचेगा, एक आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, achievement self reliance, और आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सेल्फ रिलायंस भी आप अचीव कर सकते हैं। देन आपका इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटा। आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टू वे टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करा जाता है? टैरिफ और कोटा। ये क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है बच्चों टैक्सेशन। आप इतना ज्यादा टैक्स लगा दो इंपोर्ट पे कि वो इतना महंगा हो जाए कि या तो लोग खरीदे ना, और अगर वो आए इंडिया में तो बहुत महंगा हो जाए, तो आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को बचा सकते हैं। और ये आप कोटा फिक्स कर दो। कोटा का मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दो कि कितना मैक्सिमम इंपोर्ट आप कर सकते हो, एक इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकता है, आप कोटा फिक्स कर दोगे तो इससे आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने में कुछ हद तक सक्षम होंगे। लेकिन कई बार आपने देखा ऐसा नहीं हो पाता। चाइना से बहुत सारी चीजें इंडिया में आती हैं, तो चाइना से वो चीजें इंपोर्ट होती हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले ही इतनी कम होती है कि वो टैक्स वैक्स लगाने के बाद फिर वो और ज्यादा सस्ती यहाँ पे मिलती है हमें। तो वो कई बार आपका सर्व नहीं कर पाता, ये जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का ये पूरा नहीं हो पाता। तो टैरिफ और कोटा दो चीजें, टैरिफ का मतलब टैक्सेशन, कोटा का मतलब मैक्सिमम। यहाँ पे देखेंगे टैरिफ। Tariff refers to the tax levied on imported goods. The basic aim for imposing heavy duty on imported goods was to make them more expensive and discourage their use. उनको ज्यादा महंगा कर देना इसका मेन मोटिव है, जिससे कि उसके यूज को डिस्करेज किया जा सके। कोटा refers to fixing the maximum limit on the import of commodity by domestic producer. कोटा जो है आपका वो एक लिमिट है कि कितना इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कर सकता है। The tariff on imported goods and fixation of quota help in restricting the level of import. As a result, the domestic firm could expand without fear of competition from the foreign market. तो जो डोमेस्टिक गुड्स है, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर सकते हैं बिना किसी कंपटीशन के। तो कंपटीशन बच्चों अच्छी चीज है, लेकिन पहले हम अपने देश में कंपटीशन करें ना। बाहर से क्यों? बाहर से आएंगी चीजें तो उसमें हमारा ही नुकसान है। एक तो हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज जाएगा,
ठीक है। और दूसरा फिर हम सेल्फ रिलायंट वाली जो चीज आत्मनिर्भर नहीं, फिर हम उन पे डिपेंड है। तो अपने पास जब रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हीं से करें ना चीजें। अब जिसके पास पैसा ज्यादा है वो तो करता ही है इम्पोर्ट। तो ये सरकार इस चीज पे ध्यान रखती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो चीज हम नहीं बना पा रहे, नहीं बना सकते, वो हम इम्पोर्ट करें, लेकिन जो चीज हमारे देश में बन सकती है हम उसको बनाने की कोशिश करें ना। मेक इन इंडिया यही होता है। दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा दें। रीजन फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रीजन वही रीजन जो ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन in the form of import substitution is based on the notion that industry of developing countries like India are not in a position, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको compete कर सकें, compete against the goods produced by more developed economy। अब बाहर के देश में वो डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने जो गुड्स बनाया होगा, हम जो गुड्स बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होगा बच्चों। हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? सेम क्वांटिटी का नहीं है, सेम क्वालिटी का नहीं है, तो कॉम्पीट नहीं कर पाओगे ना। like India are not in a position to compete against the goods produced by more developing economies with protection, they will be able to compete in due course of time। और अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो हो सकता है कि जब उनको थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो compete करने के एबल हो जाए। Restriction on import was necessary as there was a risk of drain of foreign exchange reserve on the import of luxury goods, क्योंकि इससे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का खतरा है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कम होगा। आप सिंपल सी बात समझिए ना, आपने बाहर से कोई चीज मंगाई, आप उसको कहोगे 2000 रुपए का नोट हम आपको देंगे, वो नहीं लेगा ना, उसके देश में चलता ही नहीं, वो क्या करेगा उसका। एक तो उसके देश में जो करेंसी चलती है वो उसे वो चाहिए ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच्चों हमारा कम होता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज ना हमारा एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पूरा टेंशन मत लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट यूनिट में चैप्टर है, वहां पढ़ाएंगे अच्छे से फॉरेन एक्सचेंज कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है। बट फिलहाल अभी आपको इतना समझ आ गया ना, आप जैसे पेमेंट करोगे, सामान खरीदोगे तो उसे पेमेंट करनी होगी ना। पेमेंट करने के लिए वो अपनी करेंसी मांगेगा ना, आपकी करेंसी में पेमेंट ले लेगा। तो आपका जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो घटने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। अभी मैं दो शब्द आपको बताने वाला था, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। ठीक है। मेड इन इंडिया का बच्चों होता है मतलब कि इंडिया में ही बनता है सामान, बनेगा इंडिया में, जगह इंडिया की, रॉ मटेरियल इंडिया का, पैसा भी इंडिया का, सब कुछ इंडिया का, उसे मेड इन इंडिया कहा जाता है। और बच्चों मेक इन इंडिया क्या होता है? मेक इन इंडिया का मतलब होता है सामान इंडिया में बनेगा, जगह इंडिया की होगी, लेबर होगा, पैसा। ये होता है मेक इन इंडिया, मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा और बाकी सारा काम यही पर। ये दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें। लेकिन इंपोर्ट अगर करोगे तो आप अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बच्चों, दोबारा सुन लो। दोनों चीजें सही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, दोनों चीज है, लेकिन इंपोर्ट अच्छी चीज नहीं है। इंपोर्ट अगर आप करोगे तो एक सेल्फ रिलायंट वाला ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा, और दूसरा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज आपका कंट्री से चला जाएगा। ठीक, ये चैप्टर यहाँ पे इस टॉपिक पे लास्ट है बच्चों। इसके बाद हमारा इस यूनिट का तीसरा चैप्टर जो है वो है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के नाम से जाना जाता है। वो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए अभी इतना ही।